सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आपको ले चलता हूँ केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर के अवशिष्ट अंश की ओर। प्यारे बच्चों, इस कविता के पूर्व अंश का, इस कविता की पूर्व पंक्तियों के भाव को आप तक रखने का मैंने एक प्रयास इससे पूर्व भागद्वय में किया है। इसके 2 अंश पूर्व में निर्मित कर चुका हूँ। आइए पुनः एक बार इसके अवशिष्ट अंश की ओर चलते हैं, जहाँ कवि एक बार फिर से प्रकृति के इस अप्रतिम स्वरूप में खोया है और अपनी काल्पनिकता के साथ काल्पनिकता का एक बेजोड़ पुट देकर करके जिस तरह से कविता का कवि ने सृजन किया है, वह वास्तव में प्रभावोत्पादक होने के साथ साथ हम सबको प्रकृति के रंग में रंगने के लिए विवश कर देता है। प्यारे विद्यार्थियों, अग्रिम पंक्तियां जो इस काव्य की हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। इससे पूर्व आपने देखा कि कैसे कविवर अग्रवाल जी द्वारा प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन करते हुए चंद्रगहना से लौटती बेर, जब चंद्रगहना से वह लौटे हैं और रास्ते में खेतों की मेड़ पर बैठ करके जिस तरह का स्वरूप उन्होंने देखा, प्रकृति की एक सुंदरतम छटा को अपनी आंखों से निहारा, उसका एक काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए प्रकृति का सुंदर मानवीकरण करते हुए सुंदर वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। हमने देखा कि कैसे कवि ने पूरे प्राकृतिक संसार के बीच एक स्वयंवर का सृजन कर दिया, जहाँ पर एक सजा धजा हुआ दूल्हे के रूप में कवि ने चने की पौंथ को सृजित किया, तो दूसरी तरफ कामातुर या कहिए प्रेमातुर या प्रेमाकांक्षिणी कन्या के रूप में एक हठीली स्वभाव की अलसी को वहां पर वराकांक्षिणी कन्या के रूप में चित्रित किया। सजी धजी हुई दुल्हन के रूप में जो कि पूर्ण परिपक्वावस्था को प्राप्त है, ऐसी खेत खलिहानों के बीच फली और फूली हुई जो सरसों है उसका एक सुंदर वर्णन कवि ने दुल्हन के रूप में किया। इन सबको देख कर करके कवि ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि ने सुंदर एक स्वयंवर की कल्पना यहाँ पर प्रस्तुत की और इसका सुंदर स्वरूप और जिसका सुंदर वर्णन कवि की इन पंक्तियों के माध्यम से आपने समझा। आइए हम पुनः चलते हैं इसके अग्रिम पंक्तियों की ओर, जहाँ कवि आपको बताता है कि उसके ठीक सामने, जहाँ मेड़ के पास वह बैठा है, उसी के ठीक सामने एक सुंदर सा पोखर, जिसको हम एक छोटी बावली कह सकते हैं, एक छोटा तालाब कह सकते हैं, वह है जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है। और पानी की स्वच्छता देखिए ग्रामीण अंचल में, उस जल की शुद्धता को, उस जल की स्वच्छता को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कैसे कैसे उपमान उसके लिए गढ़े हैं और किस तरह का वर्णन उन्होंने एक सुंदर दृश्य बिंब का विधान प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर कहा कि और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों ने कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी ने बताया कि ठीक सामने, जहां मैं मेड़ के पास बैठा हूँ, खेत खलिहानों के बीच, जहां हरी भरी धरती के बीच में स्वयं इस निर्जन सुनसान एकांत में जो उगी, वास्तव में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ है, जहां प्रेम अपने आप ही प्रदीप्त होकर करके, प्रेम अपने आप ही प्रसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था को प्राप्त होकर करके यहाँ पर स्पष्ट द्योतित हो रहा है। ऐसे सुंदरतम स्थल में इस मेड़ के पास बैठ करके मैं निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे पैरों के ठीक नीचे, जहाँ मेरे पैर हैं, उसी पैरों के ठीक तले पर, उसके नीचे ही है, उसके सामने एक पोखर है। और पैरों के तले है एक पोखर, एक छोटी बावली है, जिसमें क्या है कि उठ रही इसमें लहरियां, उसमें भी जो शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, वायु का जो प्रसार हो रहा है, उससे उस पानी की लहरियां उठ रही, पानी भी तरंगायित हो रहा है, उसमें चंचल तरंगें उठ रही हैं। और हो क्या रहा है, देखिए, नील तल में जोगी है घास भूरी, और देखिए
उसके नील तल में पानी की स्वच्छता और उस पानी की विशुद्धता देखिए कि इतना स्वच्छ और साफ, पारदर्शी, शीशे के माफिक कुछ ऐसा वह स्वच्छ जल है कि जिसके तलहटी में भी कवि की दृष्टि गई। कवि देखता है कि उसके तल में पानी की जो तली है, तली की स्थिति है, उस तल स्थिति में क्या है कि नील तल में उसका नीला नीला विस्तार वाला जो एक नीला तल है, उसकी तलहटी में जो उगी है घास भूरी, जो भूरे वर्ण की घास उगाई है, वह भी क्या कर रही है, ले रही वह भी लहरियां। अब देखिए वह भी लहरियां ले रही, उसमें भी तरंगायित, वह घास जो छोटी छोटी दिख रही है भूरे वर्ण की तलहटी में, वह भी हिलती डुलती हुई, वह भी तरंगायित होते हुए कवि को दृश्यमान हो रही है। ये कब होगी? जब वास्तव में पानी की स्वच्छता और उस पानी की विशुद्धता होगी, तभी हम किसी तालाब की तलहटी को देख सकते हैं। ये ग्रामीण अंचल में ही हमको ये चीजें दिखाई दे सकती हैं। अगर आप नगरीय या शहरी स्थिति में किसी तालाब को देख लें तो वहां तो स्वच्छ जल दिखना भी मुश्किल हो जाता है, तलहटी तो बहुत दूर की बात है। तो प्यारे बच्चों, छोटे तालाब की जो स्थिति है, कवि ने कितना सुंदर और आंखों देखा हाल एक ऐसा वर्णन किया कि पाठक या पाठयिता जो भी है, वास्तव में वह चित्र लिखित सा रह जाता है कि आप देखते रह सकते हैं। आपके आंखों के आगे वो सारा दृश्य एक तरह से तैरता हुआ सा दिखाई दे रहा है कि अगर आप ग्रामीण अंचल में जाएं और वहां अगर किसी पोखर को देख लें तो उसकी जो विशुद्धता और पारदर्शी जल की जो एक शुद्धता और स्वच्छता रहती है, वास्तव में तलहटी भी नजर आती है और तलहटी में जो उगी हुई घास दिखती है वह भी तरंगायित होते हुए हमारे आंखों के को देखने को मिल जाती है। तो कभी उसका रसपान करते हुए, आंखों के माध्यम से उसको देखते हुए बताता है कि नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां, और एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। अब देखिए कवि की सूक्ष्म दृष्टि का एक और उदाहरण देखिए, क्या सुंदर दृष्टांत कवि ने दिया। और कवि ने क्या एक सुंदर वर्णन किया, बताता है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। ये कौन है? पानी जो स्वच्छ और साफ स्वच्छ जल वहां पर बाउली में, उस पोखर में मौजूद है, वहां पर सूर्य की रश्मि, सूर्य की एक किरण जो वर्तुलाकार होकर करके, जो गोलाई के आकार में सीधे जाकर कर करके किसमें पड़ रही है? उस पोखर में। और पानी इतना साफ है कि उसकी तलहटी तक जाकर करके वह पूरा सूर्य के प्रकाश बिंब का वह जो वर्तुलाकार प्रतिबिंब है, वह पूरा धरती की तलहटी तक जाकर के दिख रही है। तो उसको देख करके कवि ने एक सुंदर उसके लिए उपमा गढ़ी। ऐसा लग रहा है कवि को जैसे किसी ने कोई चांदी का गोल खंबा उस पोखर में डाल दिया। तो एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, बहुत बड़ा सा, जो वर्तुलाकार आकार में, एक गोलाई के आकार में लिए हुए सूर्य की रश्मि का प्रतिबिंब जब वहां पड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा किसी ने नीचे डुबा दिया हो, आंख को है चकमकाता। उपमा अलंकार का सुंदर वर्णन कवि ने किया। चांदी का सा बड़ा गोल खंबा आंख को है चकमकाता, जब वह पानी, सूर्य का वह प्रकाश, सूर्य की वह रश्मि, सूर्य की वह किरण जब पानी पर पड़ती है तो वह वाकई में स्वच्छ साफ पानी पर पड़ते ही एक चाकचक्य पैदा करती है, आंखों को चौंधिया देती है। तो आंख को है चकमकाता और हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। इसी तरह उस पोखर के किनारे किनारे बहुत सारे पत्थरों को कवि ने देखा और उनके लिए एक सुंदर कल्पना प्रस्तुत की। ऐसा लग रहा है मानो कि हैं कई पत्थर किनारे, जो नीचे नीचे चारों तरफ पोखर के किनारे जो पत्थर रखे हुए हैं, ऐसा कवि को प्रतीत हुआ कि पी रहे चुपचाप पानी। जब जब उसमें लहरें उठ रही हैं तब तब चारों ओर रखे हुए पत्थरों पर वह पानी पड़ रहा है, कभी जाता है फिर छू के आता है पत्थरों को, फिर इस तरह से जो बार बार तरंगायित जल हो रहा है, उससे ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि ये पत्थर चुपचाप यहाँ पर पानी पी रहे हैं और प्यास जाने कब बुझेगी। प्रश्नालंकार के माध्यम से कवि प्रस्तुत करता है, कहता है कि कवि बरसों से शायद ये प्यासे हैं, बार बार पानी पीने के लिए तरस रहे हैं और प्यास जाने कब बुझेगी। मानवीकरण का भी सुंदर आप देख रहे हैं उदाहरण कि हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। पानी पीना वस्तुतः चेतन का धर्म है, लेकिन कवि ने मानवीकरण के माध्यम से एक सुंदर यहाँ पर यह कल्पना प्रस्तुत करते हुए बताया कि जाने कब इन पत्थरों की प्यास बुझेगी। ये सामने प्रस्तुत हुए अपने जो एक पोखर है, इस तालाब का वर्णन करते हुए उसका एक चित्रात्मक कवि ने ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि हम सभी वास्तव में इसको पढ़ कर करके सुन करके चित्रलिखित से हो जाते हैं। आगे देखिए कवि क्या कहता है कि देखिए आगे कवि बताता है कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है।
ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली मैं दबाकर दूर उड़ती है गगन में। आगे कभी देखिए फिर अपने सामने जो उसके इंद्रिय गोचर हो रहा है, जो उनके चक्षुर इंद्रिय का विषय बन रहा है, उसको वर्णित करते हुए कवि क्या कहता है कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। उसी पोखर के पास एक बगुले को देखा, और सूक्ष्म दृष्टि देखिए कवि क्या कहता है कि चुप खड़ा बगुला डुबाए, बगुला डुबाए, आप देख रहे हैं अनुप्रासात्मकता भी है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, चुपचाप खड़ा हुआ एक बगुला जो अपनी एक टांग पानी में डुबा कर करके पानी में डाल कर करके कुछ इस तरह की स्थिति में है कि देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। ऐसी स्थिति में प्रतीत दिखता है कि जैसे बहुत बड़ी नींद में हो, लेकिन वस्तुतः वह ध्यान निद्रा, रूपक अलंकार, ध्यान रूपी नींद को त्याग करके जैसे ही उसे कोई मछली दिखती है अपनी निद्रा को त्यागता है और फट से क्या करता है, उस मछली को अपनी चोंच से प्रहार कर करके नीचे गले के डालता है। यह भी कवि ने देखा कि एक इस तरह का पंछी जो बगुला जिसे हम कहते हैं, वह बको ध्यानम हम शुरू से पढ़ते आए, बगुले का जैसा ध्यान लगता है कि ध्यान अवस्था में है, वस्तुतः ऐसा लगता है कि बहुत ध्यान में या निद्रावस्था को प्राप्त, ध्यान निद्रा को प्राप्त होगा। वस्तुतः उसकी नजर पूरी तरह से अपने शिकार पर होती है, और जैसे ही उसको चंचल मछली कोई पानी में तैरती हुई दिखाई देती है, फट से अपनी चोंच डालता है और मछली को अपनी नीचे गले के डालने का, अर्थात उसको अपना आहार बना लेता है। तो यह एक स्थिति को कवि ने देखा कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, चंचल मछली को जैसे ही देखता है जो इधर उधर चंचलायमान रहती है पानी के अंदर, तुरंत वह ध्यान निद्रा त्यागता है। वस्तुतः वह नींद में नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है ध्यानावस्था के साथ साथ जैसे नींद में हो, लेकिन तुरंत अपनी ध्यान निद्रा को त्याग कर करके उस मछली को चट दबाकर चोंच में, चट से, फौरन से, तुरंत से, शीघ्र से ही क्या करता है, दबाकर चोंच में, चट दबाकर चोंच में, चौ का अनुप्रास भी आप देख रहे हैं, तुरंत उस मछली को अपनी चोंच में दबाकर नीचे गले के डालता। गले के नीचे उतारने का अर्थ क्या है कि उसको अपने आहार का विषय बना लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, और यही नहीं, एक काले माथ वाली चंचल लायमान चिड़िया जो आसमान नभमंडल पे इधर उधर उड़ती हुई दिखाई दे रही कवि को उस पोखर के पास, उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि एक काले माथ वाली, जिसका मस्तक स्थल काला काला है, श्याम वर्ण का है, और साथ ही कैसी है, चतुर चिड़िया। चौका अनुप्रास भी देखिए, चालाक एक ऐसी चिड़िया क्या करती है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, जिसके पंख श्वेत हैं, सफेद पंखों के तुरंत झपाटे मारती है। कब कब श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में। अपने सफेद पंखों से तुरंत झपट्टा मारते हुए एक तरह से कहाँ टूट पड़ती है, पानी के हृदय पर, जल के हृदय पर चीरते हुए, जल के हृदय स्थल को चीरते हुए मानो क्या करती है, जैसे ही उसको कोई मछली दिखती है दूर, उसके देखिए उसकी नजर इतनी तेज है कि उस पंछी की कि तुरंत पानी के हृदय पर टूट पड़ती है, और तुरंत ही क्या करती है, एक उजली चटुल मछली, एक उज्जवल चमकती हुई देदीप्यमान कांतिमान ऐसी चमकती हुई मछली को, जो चटुल है, चालाक है, चतुर है, इधर उधर घूमती रहती है, ऐसी मछली को क्या करती है, अपनी चोंच पीली में दबाकर, अपनी पीली पीली चोंच में दबा करके दूर उड़ती है गगन में, कहीं दूर आसमान में उड़ करके दूर चली जाती है। ये भी एक दृश्य कवि ने अपनी आंखों के सामने देखा। कवि ने एक सुंदर वर्णन यहाँ पर अपना एक दृश्य बिंब के माध्यम से किया है, जो आंखों देखा हाल आप कह सकते हैं, उसको प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने किया। देखिए कवि कितनी सूक्ष्मता के साथ, कितने सूक्ष्म निरीक्षण के साथ प्रकृति का अवलोकन कर रहा है। आगे कवि बताता है कि और यहीं से, इसी के साथ साथ देखिए कवि क्या कहता है, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि की देखिए मतलब प्रकृति से एक ऐसा प्रेम जागृत हुआ है कि उस प्रकृति के इस सुंदर संसार को छोड़ कर करके उसे अन्यत्र कहीं जाने का कोई मन भी नहीं है। कहता क्या है कि औ यहीं से, देखिए औ की और की जगह औ का प्रयोग किया है। औ वस्तुतः एक अव्ययी ही है जो और के अर्थ में प्रयुक्त होता है कि औ यहीं से,
जहां कवि बैठा है और यहीं से वो देख रहा है कि भूमि ऊंची है, जहां से दूर कहीं जो ऊंची ऊंची थोड़ा सा भूमि, जिस धरातल पर कवि बैठा है उससे ऊपर उठ करके जो भूमि कवि को दिखाई दे रही है, वहीं पर क्या दिखाई देता है कि रेल की पटरी गई है, रेल की वहां पर पटरी जाती हुई उसको दिखाई दे रही है। उसका वह जो जिस गंतव्य को उसने प्राप्त करना है, अपने नगरीय स्थिति को, नगर में जहां उसका घर है वहां उसने वापस लौटना है, उसको पता है कि इसी पटरी से उसे वापस जाना है और इसी के माध्यम से वह अपने गंतव्य स्थल को प्राप्त करेगा। लेकिन इस प्रकृति के प्रेम ने इस तरह से कवि को आसक्त किया है कि उस सुंदर स्वरूप को, इस प्रकृति के मनोरम सौंदर्य को छोड़ करके जाना नहीं चाहता, और कहता क्या है कि रेल की पटरी गई है लेकिन ट्रेन का टाइम नहीं है। लेकिन वस्तुतः इस समय ट्रेन का, यहाँ से आवाजाही का कोई समय भी यहाँ पर नहीं है, और मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। मैं मुक्त भाव से, निर्मुक्त भाव से, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी मजबूरी मुझे नहीं है कि मुझे शहर में जाकर के कुछ ऐसा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना हो। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, निर्मुक्त भाव से प्रकृति के इस सुंदरतम स्वरूप का रसपान कर रहा हूँ, इनको वास्तव में इससे प्रभावित होकर करके बहुत आनंदित हो रहा हूँ। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं। इस प्रकृति के सुंदर आंचल को, इस प्रकृति के सुंदर प्रांगण को छोड़ करके मुझे कहीं अन्यत्र जाने का कोई मन नहीं है। देखिए, आंचलिक शब्दों के साथ साथ कवि ने यहाँ पर आगत शब्दों का, ट्रेन का, टाइम, या आप देख रहे हैं अंग्रेजी शब्दों का भी कुछ इस तरह का सुंदर समावेश किया है, जिससे कविता सहज, सरल और काफी बोधगम्य भी हुई है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के यहाँ तक के भाव को आप हृदयंगम करें। पुनः अग्रिम अंश, अंतिमांश की ओर आपको ले चलूंगा। पुनः आपसे अग्रिम वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक आप इसे समझें और इसे समझते हुए इसके प्रश्नोत्तर स्वयं से हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।